हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सही है। हमने देखा था सबसे पहले एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लो। रिवीजन इन द सेंस बस आपको वो चैप्टर ओवरव्यू जो हमने देखा था उसकी चीजें याद दिला रहा हूँ। देखना, हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा। सही है कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड वगैरह क्या होता है। लगभग 6 लेक्चर्स हो गए, 6 लेक्चर्स लास्ट के। उसमें क्या क्या चीजें हुई एक बार देख लो। ठीक है, 6 लेक्चर्स। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा कि बेसिक्स अबाउट द म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों है, कैसे है, क्यों इसकी जरूरत है, किसके लिए रिलेवेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल दैट थिंग्स अलॉन्ग विद द हिस्ट्री वगैरह सब चीजें हमने देखी। उसके बाद में हम लोगों ने म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड देखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सही है, म्यूचुअल फंड वर्सेस हेज फंड्स। सो इसके रिगार्डिंग फीस का कैलकुलेशन का एक प्रैक्टिकल सम भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में उसका थेरोटिकल पार्ट भी हम लोगों ने देखा। देन वी लर्न अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनएवी, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। तो ये नथिंग बट मेरा जो म्यूचुअल फंड है उसका रिस्पेक्टिव स्कीम का म्यूचुअल फंड का क्या सब बैलेंस शीट है, उस स्कीम में कितना पैसा आया, उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट करे एंड उसके रिगार्डिंग क्या लायबिलिटीज है। सो ये जो भी एसेट्स है एंड लायबिलिटीज है, इनका अगर मैं नेटिंग ऑफ करके लेता हूं सो उसको क्या बोला जाता है, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड। एंड उस फंड का बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे अगर मैं पर यूनिट वैल्यू निकालूं तो उसी को हम लोग बोलते हैं, ये टोटल भी हो सकता है एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साहब, पर यूनिट एनएवी। ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके बाद में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। लगभग 12 इलस्ट्रेशंस हमारे हो गए एंड उन इलस्ट्रेशंस में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। वी लर्न अबाउट दिस एनएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है अलग अलग सिनारियोज में, कैसे चेंज होगा। बट मेजॉरिटी चीज हम लोगों ने और एक पढ़ लिया। इसके बाद में हम लोग एनएवी के बाद में पढ़ने वाले हैं एक अभी आज का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, क्लोज वर्सेस ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये थेरोटिकल पार्ट है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है, क्या एग्जैक्टली पार्ट है वो देखेंगे। प्लस हम लोग यहाँ पे ईटीएफ का भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, ये आज करने वाले हैं। दीज आर द टू डेज, ये लेक्चर का चीज है। ठीक है। इसके साथ में इसके बाद में हमारा जो प्लान था दैट वाज अबाउट द रिटर्न्स कैलकुलेशन, कि रिटर्न्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी एनएवी के साथ में हम लोगों ने वो क्वेश्चंस खत्म कर लिया एंड वी लर्न अबाउट दिस रिटर्न कैलकुलेशन वाला पार्ट। वी कवर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल ओनली। सो दैट्स वाई हमारा है ना ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अलॉन्ग विद दैट वी कवर्ड दिस वन एज वेल। सो लास्ट 6 लेक्चर्स में हम लोगों ने इतनी चीजें कवर करी। नाउ ये वाला जो पार्ट है बलियो, ये वाला आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। सो रिटर्न्स कैलकुलेशंस में बेसिकली एक थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन मुझे लेना है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स, वो मैं क्वेश्चन लिखा के दूंगा आप लोगों को। ठीक है। बट इसमें हमारा जो एनुअल रिटर्न हम लोगों ने देखा, टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू, उसको हम लोगों ने देखा मंथली एंड पीरियोडिक एंड एनुअली, एनुअलाइज्ड एंड पीरियोडिकल। सो पीरियोडिक तो मंथली हो सकता है, एनुअलाइज्ड हो सकता है। ठीक है। सो उसमें हम लोगों ने देखा था इनकम वगैरह को कैसे एडजस्ट करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ एंड एवरीथिंग। ठीक है। सो ये अमाउंट में भी लिया हम लोगों ने, ये तो अमाउंट में भी आया एंड परसेंटेज में भी आ गया। ठीक है। सो मैं दोनों चीजें खत्म करता हूं यहीं पे, इसके टोटल रिटर्न अमाउंट प्लस परसेंटेज। ठीक है। सो परसेंटेज में भी हम लोगों ने देखा। सो रिटर्न्स कैलकुलेशन वी हैव ऑलरेडी डन द पार्ट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो ये चीज हमारा हुआ। नाउ इसके बाद में दो इंपॉर्टेंट चीजें आएगी। एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा हमारा आने वाले लेक्चर में, कमिंग लेक्चर्स में, वो रहेगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसमें हम 3 रेशियोज मेजर पढ़ने वाले हैं। आपको याद है क्या नाम, प्लीज फटाफट नाम याद करो। शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो, फॉर्माज मेजर। नहीं, इसके पहले हम लोग जेनसेन अल्फा ले लेते हैं। जेनसेन अल्फा, जेनसेंस अल्फा, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद में हम लोग देखने वाले फार्माज मेजर एंड एम स्क्वायर। ओके।
ठीक है, सो ये चीज हम देखने वाले हैं। इसमें से मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ये 2 वाला पार्ट जो है ये एडवांस है, एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैं कवर करने जाने वाला हूं। बट ये वाले जो 3 है ना, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच थे, इसके अलावा भी मॉडर्न अप्रोच भी था, ये भी पूरा मैं एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कवर करा लूंगा, बिकॉज कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो शायद इसमें से आ जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोना कवर। एंड देन लास्ट में हम लोग फंड प्लान देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, वेरियस म्यूचुअल फंड प्लान्स। यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन के रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इस चीज को मिस मत करना कभी भी, काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। उसके बाद में ऑब्वियस है इस पे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आएगा। एंड इधर तो रिटर्न के रिगार्डिंग तो आते ही है सब, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। नाउ दिस इज व्हाट अगेन द ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। एंड आगे आने वाले सेशंस में हमारा क्या रहने वाला है। सो ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं अभी मेजर फोकस देंगे इन कॉन्सेप्ट्स को खत्म करके, पहले इन कॉन्सेप्ट्स को खत्म करेंगे अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, एंड देन पूरे बचे हुए सबके सब इलस्ट्रेशंस हम खत्म करेंगे एक साथ। ओके चल, सो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं। टाइटल देना प्लीज आपके नोट्स में, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। एक थ्योरेटिकल बस में आपको डिफरेंस लिखा के देना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 3-4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 4 पॉइंट्स बस, उसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। सो टाइटल दो प्लीज, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ये चैप्टर कभी पूछ लिया थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन तो शायद पूछ सकते हैं, सो इसलिए वी नीड टू बी अंडरस्टूड विथ ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स। एंड वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्चुअली स्किपिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इन दिस लेक्चर्स। एंड मैं पूरा की पूरा अभी लिखा के भी दे रहा हूँ आपको थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, सो 2 पार्ट्स बनाना बस, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, एंड देन सेकेंड पार्ट आएगा आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। सबसे पहला पॉइंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ लेना। सबसे पहली चीज, ओपन एंडेड समझता है क्या? ओपन एंडेड नाम से समझ लो, ओपन एंडेड मतलब सर इनको कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड कैपिटल। तो मतलब यूनिट कैपिटल यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि कितना पैसा लाना है, कुछ फिक्स नहीं है साहब। यूनिट कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, अनलिमिटेड कैपिटल, ओपन एंड्स नहीं है सर, अनलिमिटेड, अनएंडेड, समझ रहे हो क्या? सो इस चीज से याद रखना, यूनिट कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, कितना भी पैसा ला सकते हैं सर इस म्यूचुअल फंड में एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिट कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड। वाइल क्लोज एंडेड में तुरंत दिख रहा है कि एंड है सर, दिया हुआ है कि इतना ही पैसा है, 500 करोड़ का फंड है, दैट्स इट, 500 करोड़ आ जाएंगे, फंड बंद हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। और एक डिफरेंस आएगा इसके बाद में, ये लिस्ट होगा मार्केट में एंड स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे शेयर्स लिस्ट होते हैं वैसे ये सर फंड लिस्ट होगा। एंड फिर ये लिस्ट होने के बाद में इसको बेचा जाएगा, देन डिमांड सप्लाई के हिसाब से इसका प्राइसिंग डिसाइड करा जाएगा। सो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगेन एक थर्ड डिफरेंस अराइज होगा। ठीक है, सो मेरा सेकंड डिफरेंस आने वाला है ये वाला चीज, लिस्टिंग वाला, कि ये अनलिस्टेड रहेगा, ये लिस्टेड रहेगा। मैं शॉर्ट में बता दूंगा आपको समराइज करा के, तो ये लिस्टेड रहेगा, दिस विल बी माय सेकंड डिफरेंस। एंड इस लिस्टिंग की वजह से क्या होगा भैया कि ये मार्केट में प्राइस डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि लिस्टिंग में साहब वही होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिसाइड होगा। एंड इस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो प्राइस डिसाइड होगा वो प्राइस पे सर परचेस एंड सेल ट्रांजैक्शंस होंगे, बट शायद इसका एनएवी इस प्राइस से मैच ना करे प्रोबेबली। बट सर यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड है, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे ये अनलिस्टेड रहेगा, एंड अनलिस्टेड रहेगा तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो एनएवी पे होंगे। ऑब्वियसली एनएवी शैल बी प्राइस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू लोड, सब्जेक्ट टू लोड। एंड ये कौन सा लोड रहेगा? एंट्री लोड, गेटिंग माय पॉइंट, एंट्री लोड।
ठीक है क्या? क्लियर विद दिस क्या? एकदम अच्छे से समझ गया। सो ये तीन मेजर डिफरेंसेस आने वाले हैं एंड ये ट्रेडिंग वाला जो लास्ट वाला फीचर है उसका एक अलग डिफरेंस ले लेंगे। ये ट्रेड कर सकते हैं लाइक अ शेयर, बट यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है, एक बार इन्हें भी फिक्स कर दिया, क्योंकि साहब इसका ट्रेडिंग का इंट्राडे ट्रेडिंग का तो पॉसिबल नहीं है, नो इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि एक दिन का एक एनएवी रहेगा इधर। एनएवी है ना उसी प्राइस पे चलने वाला है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या करके सर मॉर्निंग में जितना लिया शाम को भी उतना ही है सर, एनएवी उतना ही प्राइस है, ना कम ना ज्यादा, तो इंट्राडे तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। भले ही आज लेके कल बेच सकते हो बट इंट्राडे तो पॉसिबल है नहीं। सो ऐसे चार डिफरेंसेस आने वाले हैं, आपको एक जस्ट ओवरव्यू दिया, नाउ लिखा के दे रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। लिखो मेरे साथ फटाफट से प्लीज। पहला चीज लिख लेना वो, यूनिट कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, यूनिट कैपिटल इज फिक्स्ड, यूनिट कैपिटल इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे यूनिट कैपिटल इज फिक्स्ड। ठीक है, सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या बात करी थी? द फंड एक्ट्स एज मार्केट मेकर, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं। Market maker, hence the units are not listed. Hence the units are not listed. Buying and selling take place from the, तो इसमें जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा टेक्स प्लेस फ्रॉम द फंड इटसेल्फ, वाइल यहां पे ये लिस्ट करे जाएंगे यूनिट्स इनटू ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन one or more stock exchanges. So buying and selling take place on the stock exchange. तो स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे शेयर्स का बाई सेल होता है वैसे ही इसका भी बाई सेल होगा इन म्यूचुअल फंड्स का, कौन से? क्लोज एंडेड। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, तो अभी स्टॉक एक्सचेंज पे ये नहीं है, वो ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसके वजह से क्या होगा? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड is the fact that the NAV is equal to price, सब्जेक्ट टू लोड फीचर। ये इंपॉर्टेंट है, लोडिंग तो होगा ही साहब, अगर लोड ना रहे, लोडिंग नहीं लोड लिखो बस, लोड नहीं है, विदाउट लोड का म्यूचुअल फंड है, तो फिर तो उसका एनएवी इज 100%, प्राइस इज 100% इक्वल टू एनएवी। तो थोड़ा है ना मैं आगे पीछे करता हूं इसको, सो दैट वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, प्राइस इज इक्वल टू एनएवी। ठीक है, देन थर्ड यहाँ पे सिंस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, सिंस द यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, the price is decided by
demand and supply forces, and so usually not equal to, बाई चांस कभी इक्वल टू हो जाए एनएवी से, बट यूजुअली नॉट इक्वल टू एनएवी। ठीक है, एंड द लास्ट डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट, इंट्राडे ट्रेडिंग is not possible because NAV is once in a day affair. Once NAV is calculated once in a day. NAV is calculated for the day, ऐसे बोलता हूँ। तो इट कैन बी ट्रेडेड, फोर्थ यहाँ पे सिंस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो इट कैन बी ट्रेडेड लाइक, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकता है। सो ये चार मेजर डिफरेंसेस हैं जो मुझे आपको लिखा के देने थे। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो क्या? दोनों में डिफरेंस समझ गए, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड फंड। क्लियर? नाउ एक नेक्स्ट हेडिंग दे दो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF, स्टार मार्क। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। अभी क्या बोले सर, मुझे तो है ना ओपन एंडेड कुछ हिसाब से अच्छा लगता है, कुछ हिसाब से क्लोज एंडेड अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई है क्या कि जहां पे दोनों का सर मिक्सचर मिले, हाइब्रिड मिले? तो ये आपको पास आ गया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो हाइब्रिड मॉडल है। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंड which combines the benefit of both open-ended and close-ended म्यूचुअल फंड्स। ये लिस्टेड होंगे क्या? यस, दिस विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ETFs आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Listed on the exchange and therefore can be traded like a share. ठीक है, at the same time price of a ETF, third point, at the same time is always equal to NAV. Is always equal to NAV. ये हमेशा NAV के इक्वल रहेगा। ये क्यों पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल, फोर्थ पॉइंट मत करो, उसी में लिखो, दिस इज पॉसिबल बाय द रोल ऑफ मार्केट मेकर्स के वजह से होता है, बाय द रोल ऑफ अ स्पेशलिस्ट who acts as an arbitrager arbitrager
आर्बिट्रेजर एंड फोर्सेस प्राइस इक्वल टू एनएवी, एंड वो पूरे प्राइस को एनएवी की तरफ लेके जाता है, फोर्स करता है डिमांड सप्लाई मैन्युअली क्रिएट करके, फोर्सेस प्राइस टू एनएवी, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज लेके वो एनएवी के प्राइस को लेके जाता है उसके पास। ETF is normally a passive fund. Point. ETF is normally a passive fund. This results in low management fees. Active and passive समझता है ना आप लोगों को? This results in low management fees and transaction cost. Due to operational efficiency. ठीक है? Along with tax benefits, ऐसे ही बोल देता हूं, यह अलग से पॉइंट होना चाहिए बट अभी जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख के दे रहा हूं, along with tax benefits. ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो 4 पॉइंट्स में आपको ये थोड़ा ETF समझ गया होगा। ETF कुछ नहीं है साहब, दोनों का मिक्सचर है। ओपन एंडेड में हम लोगों ने देखा कि ये बेसिकली इसका प्राइस इक्वल टू एनएवी रहेगा, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आर्बिट्रेज गेन पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स वाई ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है सर, जितना उसका वर्थ है उतना मिलने वाला है, दैट्स इट। यहाँ पे जो है बट ये लिस्टेड नहीं है मार्केट पे, तो वो बोले लिस्टिंग भी चाहिए हम लोगों को, तो लिस्टेड ले लिए स्टॉक एक्सचेंज पे, बट प्राइस ऊपर नीचे होगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए आर्बिट्रेजर आएगा, एंड आर्बिट्रेजर उस प्राइस को एनएवी की तरफ लेके जाएगा, मतलब ओपन एंडेड का फीचर ऐड हो जाएगा। गेटिंग? क्लोज एंडेड के हिसाब से वो लिस्टेड भी है, ट्रेड कर सकते लाइक अ शेयर, बट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू द एनएवी, सो ऑब्वियसली ट्रेडिंग वगैरह पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? सो दोनों के बेनिफिट्स लिए एंड उस हिसाब से इसको कवर कर लिया। ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड इज डन। ETF वाला पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप यू गाइस आर क्लियर। एंड एक पैसिव फंड होता है जिसके वजह से मैनेजमेंट फीस कम होता है एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाता है, एंड इसके साथ में इसको टैक्स बेनिफिट्स भी दिए है गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसका जो क्रिएशन है, रिडेम्पशन स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, एंड दैट इज हाउ द गवर्नमेंट हैज अलाउड द टैक्स बेनिफिट्स टू दिस ETFs। ठीक है, सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इस हिसाब से सब हम लोग कवर करते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, उसके बाद में ETF, ये दोनों थ्री चीजें हमारी कवर हो गई। नाउ बस रिटर्न्स कैलकुलेशंस के लिए जो फॉर्मूला वाला पार्ट है वो लिख के दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो, एंड एक क्वेश्चन करेंगे उसके रिगार्डिंग। रिटर्न्स कैलकुलेशन बस स्टार्मार्क करके लो, हम लोगों ने लिखा नहीं है उसके बारे में कुछ, दैट्स वाई। इसको हम लोग यूजुअली बोलेंगे होल्डिंग पीरियड यील्ड। क्या बोलेंगे? होल्डिंग पीरियड यील्ड, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न, या HPY होल्डिंग पीरियड यील्ड। ठीक है, होल्डिंग पीरियड मतलब तुम कितने दिन के लिए उसको होल्ड कर रहे हो, उसका रिटर्न निकालो एंड देन उसको एनुअलाइज्ड में कन्वर्ट करो, सो दैट यू विल गेट द पर एनम रिटर्न। ठीक है, वही हम लोगों ने किया। रिटर्न कैलकुलेशन फॉर नो लोड फंड, जहां पे कोई लोडिंग नहीं है वहां पे कैसे आएगा, लिखे ले लो, बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। फॉर नो लोड फंड, जहां पे कोई एंट्री लोड नहीं है वहां पे रिटर्न्स कैलकुलेशन कैसे आएगा, एग्जिट लोड नहीं है वहां पे रिटर्न्स कैलकुलेशन कैसे आएगा। सो होल्डिंग पीरियड यील्ड ये बॉन्ड में वर्डिंग बहुत काम आएगा, यील्ड वाला इज इक्वल टू क्या आएगा रे मेरा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कितना इनकम मिला, कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस चेंज इन एनएवी, रुको इधर नीचे लिखता हूं, प्लस चेंज इन एनएवी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का एडजस्टमेंट किया, याद है आपको, क्लोजिंग में दोनों चीजें ऐड करी थी, माइनस ओपनिंग किया था, तभी हमें टोटल रिटर्न मिला था। गेटिंग माय पॉइंट? एंड इस टोटल रिटर्न को हम लोगों ने क्या किया था, बिगिनिंग एनएवी से
डिवाइड किया था एंड इनटू 100 करके हम लोगों को इसका क्या मिला था, परसेंटेज मिला था। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? लॉजिकल एकदम, यही किया था हम लोगों ने क्वेश्चंस में, वही आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये मुझे मिला टोटल रिटर्न। ये चेंज इन एनएवी माने क्या होगा, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। ठीक है, क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी। सो क्लोजिंग में दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूशन जो कि वो ऐड करो एंड ओपनिंग को लेस करो, सो टोटल रिटर्न मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट माई टोटल रिटर्न अमाउंट। वो टोटल रिटर्न जो मिला मुझे, वो मिला मुझे बिगिनिंग एनएवी पे। दिस इज व्हाट माई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड फिर इन्वेस्टमेंट पे जो टोटल रिटर्न मिला उसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मुझे मिल गया मेरा टोटल रिटर्न होल्डिंग पीरियड एंड। ऑब्वियसली इसको एनालाइज में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को डिवाइडेड बाई जो पीरियड है वो करना पड़ेगा इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज, वॉट एवर इज योर एनालाइज्ड वाला चीज है। ठीक है सर, ये तो हुआ नो लोड फंड, जहां पे कोई लोडिंग नहीं है। इफ देर इज लोड, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? फॉर अ लोड फंड एंट्री और एंड एग्जिट, एंट्री या एग्जिट हो, नहीं तो साहब दोनों भी हो, और एंड एग्जिट। अगर ऐसा कुछ फंड होता है तो इन दैट केस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जब भी हम लोग एनएवी ले रहे, सो ओनली सब्सटीट्यूट इन दिस सिनारियो, ओनली सब्सटीट्यूट ओपनिंग एनएवी, ओपनिंग एनएवी को सब्सटीट्यूट करो विद द परचेस प्राइस। परचेस प्राइस कैसे आएगा, ओपनिंग एनएवी माइनस एंट्री लोड, दैट इज ओपनिंग एनएवी माइनस एंट्री लोड। ये हम कर चुके हैं बेसिक्स वाले पार्ट में। एंड जब क्लोजिंग एनएवी को सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, क्लोजिंग एनएवी को सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, विद द सेल्स प्राइस, दैट इज क्लोजिंग एनएवी माइनस एग्जिट लोड, तो पैसा मिलेगा। क्लियर? ओपनिंग एनएवी माइनस सॉरी ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड एंड क्लोजिंग एनएवी माइनस एग्जिट लोड। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए आप लोगों को? एंड देन लास्ट में एक पॉइंट लिख लो स्टार मार्क करके, स्टार मार्क न करो, डैश करो ऐसे। टू एन्युअलाइज्ड होल्डिंग पीरियड यील्ड divide by the holding period and multiply by तो मतलब हमें पता है अगर होल्डिंग पीरियड मेरा दिया है 6 महीने का, सो एग्जांपल अगर होल्डिंग पीरियड मेरा दिया है 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का रिटर्न निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो एनुअलाइज्ड में क्या होगा, HPY होल्डिंग पीरियड यील्ड बाई 6 मंथ्स इंटू 12 मंथ्स। अगर सर होल्डिंग पीरियड दिया है मेरा सेकेंड एग्जाम्पल में, होल्डिंग पीरियड दिया है 50 डेज के लिए, तो एनुअलाइज्ड में कैसा होगा, ये ऑलरेडी कर चुके हैं बट बस लिखा के दे रहा हूँ, ध्यान रखो। तो एनुअलाइज में वेरी सिंपल, होल्डिंग पीरियड यील्ड बाई 50 डेज इंटू 365 डेज, तो इस हिसाब से एनालाइज करेंगे उसको। दैट्स इट। आई होप यू गाइज आर क्लियर। रिटर्न कैलकुलेशन इज डन। इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग इलस्ट्रेशंस काफ़ी सारे कर चुके हैं, सो डोंट नीड टू गिव एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल नाउ, है ना। हम लोग और भी RTP MTPs वर्कबुक करेंगे तब क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। क्लियर विद दिस?
ना अभी बस एक ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन लिखे ना, टाइटल दे दो स्पेशल क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चन है ना, ये जो एक्सपेंस वगैरह रहता है ना उसके रिगार्डिंग है। स्पेशल एग्जांपल, इसको चाहे तो हाईलाइट करके रखना। ये सीए, आपके सीए फाइनल के एग्जाम में ये एक्चुअली सीए फाइनल के एग्जाम में पूछा जाता है। सीएमए में ये एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक ऐसा स्पेसिफिकली, बट देखो पॉसिबल तो है कहीं पर भी। स्पेशल एग्जांपल करके लिख के ले लो। चलो लिखो मेरे साथ, लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, प्लीज लिख के ले लो अच्छे से। कंसीडर द वेरियस फी and various fee and expense structure। अगर मैं पहले लिख लेता हूं, ये थोड़ा ये हो रहा है ना, दिक्कत हो रहा है, तो मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में आपको दिखा दूंगा स्क्रीन, वीडियो पॉज करके लिख लेना प्लीज, ठीक है। यस गाइस, सो लिखो प्लीज ये क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैं पढ़ रहा हूं साथ में। कंसीडर द वेरियस फी एंड एक्सपेंस स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो। एक्सपेंसेस दिए कुछ फिड्यूशियरी फंड शेयर्स के लिए, क्लास बी एंड क्लास सी, ऐसे 3 टाइप के हैं। क्या हो इसको, एक सेकेंड पे कुछ लिखो आप, आपको दिख रहा है मेरे एंड में, थोड़ा है ना इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। सो देखना, क्लास ए, यार ये अगेन एंड अगेन सेम चीज हो रहा, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। फ्रंट एंड लोड दिया, मतलब एंट्री लोड दिया है। क्लास ए जो शेयर है उसके लिए 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लास बी जो शेयर है उसके लिए कुछ नहीं, क्लास सी के लिए भी कुछ नहीं। बैक एंड लोड दिया है, माने एग्जिट लोड, जब रिडेमिशन करेंगे तब का फीस कितना, तो क्लास ए के लिए कुछ भी नहीं लगेगा एग्जिट लोड, क्लास बी के लिए पहले लगेगा, बट हर वो एक परसेंट कम होते जाएगा। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर रिडेमिशन किया तो 5%, सेकंड ईयर में किया तो 4%, सेकंड ईयर एंड पे, मतलब फर्स्ट ईयर में इमीडिएटली किया तो 5%, देन फर्स्ट ईयर के एंड में 4%, देन सेकंड ईयर के एंड में 3%, वैसे करते करते जाएगा 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद में बोले क्लास सी में 2% रहेगा पहले साल में ही, अगर किया तो पहले साल में रिडेमिशन किया तो 2% लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है बोले, ठीक है, ऐसा बोले। एनुअल फीस दिया है कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन का फीस दिया है कुछ भी नहीं क्लास ए में, क्लास बी में डिस्ट्रीब्यूशन का फीस लगता है 0.5% एंड क्लास सी के शेयर्स के लिए लगता है, मतलब म्यूचुअल फंड में लगता है 1% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फीस। एक सेकंड होल्ड करो, मेरे यहाँ पे कुछ हाँ, तो देखो प्लीज, डिस्ट्रीब्यूशन फीस एनुअल फीस है कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एंड अदर्स के लिए, तो क्लास ए का जो है उसके लिए कुछ भी नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का 0.5%, क्लास बी के लिए 1%, क्लास सी के लिए मैनेजमेंट अदर्स वो दिए रिस्पेक्टिव परसेंटेज, एंड टोटल एनुअल फीस का भी परसेंटेज दिया 1%, 1.5%, 2%। नेक्स्ट, एज्यूम दैट द ग्रॉस रिटर्न, ग्रॉस रिटर्न का मतलब क्या होगा, बिफोर एक्सपेंसेस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो प्रोबेबल है कि शायद वो आपको एक ग्रॉस रिटर्न का ही वर्डिंग बोले, बिफोर एक्सपेंस ना बोले। सो ये बिफोर एक्सपेंस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। ग्रॉस एक्सपेंस मतलब खर्चा करने के पहले उनका रिटर्न कितना है। ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन द फिड्यूशियरी फंड विल बी कांस्टेंट एट 9% पर एनम। कोई भी फंड में करो 9% पर एनम का रिटर्न आपको मिलने वाला है, 9% पर एनम का ग्रॉस रिटर्न आपको मिलने वाला है। विच क्लास ऑफ शेयर्स, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स आप लोगों ने रिकमेंड करने हैं इन्वेस्टर के लिए, जब उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 साल का हो, जब उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल का हो, जब उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का हो। सो कौन से शेयर्स को रिकमेंड करना है वो चीज आप लोगों को पूछ रहे हैं गाइस। कम ऑन सर, ये फर्क क्यों पड़ेगा 2 साल के केस में, मैं तीनों में से कौन सा चूज करूंगा,
ये चूज करूंगा, डिपेंड करेगा मेरा एंट्री लोड एग्जिट लोड के बेसिस पे। एंड अगेन द पॉइंट इज ऑफ योर एनुअल फीस, क्योंकि एनुअल फीस भी तो चेंज हो रहा है ना, 1%, 1.5 एंड 2%। एंड ये ग्रॉस रिटर्न जो है ये तो कांस्टेंट रह रहा है तीनों के लिए 9%। तो बिकॉज ऑफ खर्चा चेंज हो रहा है हर साल का, तो उसके वजह से 2 साल, 5 साल, 10 साल जितना ड्यूरेशन चेंज होगा उस हिसाब के आपका चॉइस भी चेंज होता जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द क्लियर कॉन्सेप्ट्स, समझे, फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आप लोगों को समझ गया क्वेश्चन। 3 क्लास ऑफ शेयर्स दिए हैं, हर एक इसका रिस्पेक्टिव खर्चा दिया, तीनों का ग्रॉस रिटर्न बिफोर खर्चा बोल रहे हैं 9% पर एनम कांस्टेंट रहना चाहिए। सो अगर कोई इन्वेस्टर हो जिसका 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, मतलब 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो उसने इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। अगर उसका 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए, एंड 10 साल का हो तो तीनों में से कौन सा लेना चाहिए, वो आप लोगों को पूछा इन लोगों ने। ठीक है, अभी लॉजिकली मुझे बताना मैं क्या कर सकता हूँ। सर मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं कुछ एज्यूम कर सकता हूँ 100 रुपीज का वैल्यू, एंड 100 रुपीज के वैल्यू पे मैं कैलकुलेट करके दे सकता हूँ कि ये 100 रुपीज का वैल्यू 2 साल के केस में, लेट से पहले 2 साल के केस में 100 रुपीज का वैल्यू अगर क्लास ए में किया तो कितना होगा, क्लास बी में किया तो कितना होगा, क्लास सी में किया तो कितना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि रिटर्न है, खर्चा है, तो क्लास ए में अगर मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ तो कितना पैसा मिलेगा, क्लास बी में करूँ तो कितना होगा, क्लास सी में करूँ तो कितना होगा, जिसमें ज्यादा होगा उसको मैं वही मैं रिकमेंड करूंगा 2 साल के लिए। सेम चीज फॉर 5 years आई विल डू दैट सेम थिंग, फॉर 10 years ऑल्सो आई विल डू दैट सेम थिंग। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिस ईयर में मतलब जिस उस इन्वेस्टमेंट होराइजन में जिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स में ज्यादा पैसा मिलने वाला है, उसको रिटर्न मिलने वाला है, वहां पर वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। सो आई कैन डू वन थिंग, मेरा इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा तीनों केस में। मैं 2 साल के केस में अगर क्लास ए में करूँ, क्लास बी में करूँ, क्लास सी में करूँ, सो मुझे बेस तो सेम लेना पड़ेगा। फिर 100 रुपए का लू, 1 रुपए का लू, कुछ भी लो। सो मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1 रुपीज का बेस मान लूंगा, एंड देन 1 रुपए का मैं निकालूंगा टर्मिनल वैल्यू कि 2 साल के बाद में उसका वैल्यू कितना होगा क्लास ए में, क्लास बी में कितना होगा, क्लास सी में कितना होगा। सो कैलकुलेट द टर्मिनल वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव क्लास का एक्सपेंस, रिस्पेक्टिव क्लास का ये। एंड देन 5 साल में भी तीनों के टर्मिनल वैल्यू निकालो, तीनों क्लासेस के। 10 साल में भी तीनों क्लासेस के टर्मिनल वैल्यू निकालो। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए बेस कितना लेना, 1 रुपी ले लेना, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आपकी मर्जी हो तो 100 रुपए भी ले सकते हो, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, आपकी जो मर्जी। सो 1 रुपी कैलकुलेशन के साथ कर दो। सो आप लोगों को अच्छे से फटाफट से कैलकुलेशन करते आएंगे। ठीक है, ठीक है, क्या क्लियर? तो टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, वही दिक्कत है हमारे लिए। तो अभी व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू, व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू? 1 रुपए का टर्मिनल वैल्यू क्या रहेगा, लिखो आंसर। पहले तो टर्मिनल वैल्यू ध्यान दो, थोड़ा लॉजिकली समझ लो टर्मिनल वैल्यू क्या रहेगा। मैंने बोला साहब टर्मिनल वैल्यू किसका निकालना, मुझे इन्वेस्टमेंट कर रहा, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा उसका टर्मिनल वैल्यू निकालना है। सो जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, अभी मैं 1 रुपी लूंगा, बट मैं पहले तो फॉर्मूला लिख के लेता हूं, फॉर्मूला बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ सर जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उस पर मुझे इन्वेस्टमेंट करते समय कुछ एंट्री लोड लगेगा, 4% जो क्लास ए में लग रहा है, क्लास बी एंड सी में तो कुछ भी नहीं, बट लगने तो वाला है। सो बेस जनरल फॉर्मूला बनाओ तो एंट्री लोड लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट का अगर वैल्यू 100 रुपए हो और 4% का एंट्री लोड लगे तो ये 96% का वैल्यू बन जाता है। सो इन 96% को कैन आई डू वन थिंग, 1 माइनस एंट्री लोड फॉर्मूला के केस में। तो यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट इंटू 1 माइनस एंट्री लोड किया। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मेरा बना नेट इन्वेस्टमेंट। नेट एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ एंट्री लोड के बाद में, खर्चा लगने के बाद में, ठीक है। अभी ये जो नेट इन्वेस्टमेंट हुआ इसके ऊपर मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, ग्रॉस रिटर्न। लुक एट दिस, ग्रॉस रिटर्न। बट साहब ये जो ग्रॉस रिटर्न मिलेगा इसके लिए भी बिफोर एक्सपेंस बोला, तो दैट्स वाई मुझे ये खर्चा तो लगने वाला है, बैक एंड लोड, एग्जिट लोड, एंड उसके बाद में एनुअल फीस। अभी मुझे बोलना एग्जिट लोड कब लगेगा, लास्ट में लगेगा। बट ग्रॉस रिटर्न जब मैं पर एनम बोल रहा हूं 9%, तो उसके साथ में मेरे साथ आने वाला ये एनुअल फीस, सही है। सो आई नीड टू एडजस्ट दिस बोथ ऑफ दिस थिंग। तो मैं इसको ऐड करूंगा विद द ग्रॉस रिटर्न, इन्वेस्टमेंट को, नेट इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस रिटर्न से ऐड करूंगा, तो मुझे क्या होगा, 1 प्लस ग्रॉस रिटर्न
अगर मैं GR बोल दूं ग्रॉस रिटर्न को शॉर्ट में, सो 1 प्लस ग्रॉस रिटर्न, मतलब क्या होगा, 100 रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट आया, मान लो इन्वेस्टमेंट था 100 रुपए का, 4% का एंट्री लोड माने 1.1 माइनस 0.04, तो ये 96 रुपीज बना नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये 96 रुपीज पे मुझे ग्रॉस रिटर्न मिलने वाला है 9%, मतलब 1.09। ये 1.09 कहां से आया, 1 प्लस ग्रॉस रिटर्न ना, तो 1 प्लस 0.09, ग्रॉस रिटर्न इज 0.09, 9%, तो ये 1.09 बना, तब मुझे मिल जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का वैल्यू। बट इसके ऊपर ये 0.09 जो आया, ये 0.09 नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद में मुझे एनुअल फीस भी तो लगने वाला है, तो जो इससे कट होएगा, सो ग्रॉस रिटर्न में से आई नीड टू रिड्यूस द एनुअल फीस। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा पर एनम नेट रिटर्न। पर एनम नेट रिटर्न, सही है। अभी सर ये सब होने के बाद में ये नेट रिटर्न से मैंने इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ा दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरा अभी बन गया टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड, ये एंड वैल्यू। बस इस एंड वैल्यू पे मुझे कुछ एग्जिट लोड लगेगा, तो ये एंड वैल्यू का मुझे टोटल पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं। मान लो एग्जिट लोड है 2%, तो मुझे सिर्फ मिलेगा 98% वैल्यू। सो 98% कहां से आया, 1 माइनस 0.02, तो 0.02 इज एग्जिट लोड, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस एग्जिट लोड से। सो ये सब लॉजिक है इसका, फॉर्मूला का। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला लॉजिक से बनता है, गेटिंग माई पॉइंट। सो ये नीचे वाली चीजें मैं अभी निकाल देता हूं, सो दैट आपको वो बस समझने के लिए मैंने रखा था। ओके, सो अभी इनटू 1 माइनस एग्जिट लोड। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, लॉजिकल, परफेक्ट। सो ये चीज करना है हमें। नाउ इस हिसाब से तीनों के केस में क्या निकालो, टर्मिनल वैल्यू निकालो। सो लेट्स एज्यूम दिस टर्मिनल वैल्यू, सॉरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी माई 1 रुपी। तो 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अभी कैलकुलेशन करते हैं पहला केस। फॉर इन्वेस्टमेंट होराइजन, कंपैरिजन ऑफ टर्मिनल वैल्यू, पहले ऊपर लिख दो इसके पहले, एज्यूम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 to calculate terminal values of all class of shares of all 3 class of shares in different scenarios for different investment horizons. Okay, so now computation of calculation of लिखो, सिर्फ ये दे दो यार, इतना ज्यादा डिटेल में मत लिखो। इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 2 years। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वैल्यू। नाउ क्लास ए, क्लास ए के लिए टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपी, इन्वेस्टमेंट इज कॉमन, 1 माइनस एंट्री लोड। एंट्री लोड 0.04 आएगा इधर, क्योंकि 4% का एंट्री लोड दिया है क्लास ए में। गाइस गेटिंग माय पॉइंट, गेट दिस। क्लास ए में 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, सो 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट योर 1 माइनस 0.04। 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 0.04, सो दैट्स वाई 1 माइनस 0.04 किया। सो ये मेरा टर्मिनल वैल्यू में क्या बना, नेट इन्वेस्टमेंट। अभी इस नेट इन्वेस्टमेंट पे आई एम गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑफ 0.09, सो 1 प्लस 0.09,
बट एनुअल एक्सपेंस कितना लगने वाला है, एनुअल फीस इज 1%, सो -0.01। क्या इधर एग्जिट लोड है क्या, कुछ एग्जिट लोड है क्या? नो, देर इज नो एग्जिट लोड। सो एग्जिट लोड तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं होएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो क्या? अभी एक चीज ध्यान रखना सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक जो हम लोगों को कैलकुलेशन में करना था जो हम लोगों ने किया नहीं, ये जो भी है ये पर एनम है। अभी जितना मेरा ईयर्स रहेगा उतने से इसको बढ़ाना पड़ेगा, सो इसीलिए रेस टू एन करना, इसको रेस टू एन करना। रेस टू एन मतलब उतने का स्क्वायर लेंगे तो कंपाउंडेड रिटर्न होगा ना उतने ईयर्स के लिए, तो रेस टू एन करना, ये प्लीज कर लो ऐड, ठीक है। रेस टू एन, एन इज द नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन ईयर्स, ओके। ठीक है, रेस टू एन। सो नाउ इधर कितना होगा, ये टोटल जो आएगा ये रेस टू मेरा 2 ईयर्स, बट इधर एग्जिट लोड है ही नहीं तो मुझे कुछ टेंशन ही नहीं है साहब, एग्जिट लोड कुछ है ही नहीं, नो एग्जिट लोड, ठीक है। सो नो वरीज, आई एम गेटिंग माई नंबर, ओके परफेक्ट। सो चलो, सो 1 इंटू 0.96 इंटू 1.08, 1.08 आएगा, 0.09 माइनस 0.01, 0.08, 1 प्लस 0.08 दैट इज 1.08, 1.08 का स्क्वायर लो, सो 1.08 का स्क्वायर 1.1664 इंटू 0.96 इंटू 1 दैट इज 1.1197, ये मेरा बड़ा टर्मिनल वैल्यू फॉर क्लास है। अभी ये डिटेल में लिखा मैंने, अभी मैं ना क्लास बी क्लास सी एकदम शॉर्ट में लिखते जाऊंगा। क्लास बी का टर्मिनल वैल्यू 1 माइनस कुछ है क्या मेरा, अरे गाइज आई डोंट हैव एनी एंट्री लोड, सो डू आई नीड टू कंसीडर द एंट्री लोड ओवर हियर, नो गाइज कम ऑन। सो ये वाला जो पार्ट था ना 1 माइनस 0.04 ये पूरा स्किप हो गया, डायरेक्ट जाओ 1 प्लस मेरा ग्रॉस रिटर्न 0.09, बट इसमें से खर्चा कितना जाएगा 1.5%, सो आई एम गेटिंग ओवर हियर 0.09 माइनस 1.5%, 9% माइनस 1.5 दैट इज व्हाट यूर 7.5%, सो 1 प्लस 0.075, ओके 1 प्लस 0.075, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1.075 रेस टू 2 ईयर्स। बट साहब इधर तो एग्जिट लोड है 1 माइनस एग्जिट लोड, तो एग्जिट लोड कितना है, पहले इसमें इनिशियली 5% तुरंत अगर किया तो सर, बट हर साल एक एक परसेंट कम होता जाएगा, तो 2 साल के लिए सर 2 साल बाद में अगर करे तो 2 साल के 2% कम होंगे ना, सो मुझे एग्जिट लोड कितना लगेगा, सिर्फ 3% का लगेगा। गाइस कम ऑन, एक टाइमलाइन बना रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये 1 ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है 0th ईयर, वो बोले अगर इधर कभी भी निकाला तो आपको 1% 5% का एग्जिट लोड लगेगा, अगर 1 साल बाद निकालो तो 4% का लगेगा, अगर 2 साल बाद निकालो तो 3% का लगेगा, क्योंकि हर साल 1% कम होते जा रहा है, यहाँ पे 2% का लगेगा, यहाँ पे 1% का लगेगा, अगर 5 साल बाद निकालते हो तो कुछ भी नहीं लगेगा। सो गाइज कम ऑन, वी आर गोइंग अहेड विद द सेकेंड ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट होराइजन, सो हम लोगों को 3% का एग्जिट लोड लगने वाला है क्लास बी के लिए, ओके। सो क्लास बी के लिए वी आर गोइंग टू इंकर द एग्जिट लोड ऑफ 3%, सो 1 माइनस एग्जिट लोड, सो हम लोगों को पैसा जो मिलेगा वो 97% ही मिलेगा, सो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, 1 माइनस 0.03 दैट इज 0.97 का मल्टीप्लीकेशन, ओके। इसका करो कैलकुलेशन, 1.075 स्क्वायर इंटू 0.97 ये बनता है 1.1209 क्लास सी। अभी ऐसे ही करते जाओ, ये भी हो गया, एग्जिट लोड का भी कैलकुलेशन दिखा दिया आपको। अभी सी में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, सी में क्या दिया है देखो, सी में 2% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, बट सर सेकेंड ईयर पे कर रहे तो हम लोगों को कुछ लगने ही नहीं वाला, सो सिर्फ अभी 2% का ये लगेगा, ग्रॉस रिटर्न 9% तो 7% का रिटर्न आएगा, 1
इंटू 1.07 रेस टू 2, 1.07 का स्क्वायर 1.1449। सो मुझे बताना सर सबसे ज्यादा टर्मिनल वैल्यू तो क्लास सी में आ रहा है। सो कंक्लूजन इज, अगर मैं 2 इयर्स का बोलूं, क्लास सी इज रिकमेंडेड फॉर 2 इयर्स। वाई? बिकॉज द टर्मिनल वैल्यू इज द हाइएस्ट। जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पर भैया करेंगे ना फॉर 2 इयर्स होराइजन। सिंस द टर्मिनल वैल्यू इज द हाइएस्ट, रीजन लिखना तो लिख देना, सिंस द टर्मिनल वैल्यू इज द हाइएस्ट। वैसे ही अभी इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स का कर लो। चलो अभी करो फटाफट कैलकुलेशन। वीडियो को पॉज करके प्लीज कर लेना, सो आप लोगों को होमवर्क भी हो जाएगा। यहाँ पे क्लास वर्क कर लो इसको आगे के दोनों को, एंड फटाफट कर लो भैया वीडियो को पॉज करके इज्जत से एंड जेन्युइनली करना प्लीज। मैं कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा। सो फटाफट कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 4% का ये लगेगा 0.965, नो सॉरी 1 माइनस 0.04 दैट इज 0.96 एंड 1% का ये 0.96 ये एंट्री लोड, उसके बाद में 1% का ये है, सो 1.08/5। इसका कैलकुलेशन होगा 1.4106। क्लास बी के लिए टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू डायरेक्टली 1.075/5 एंड 0.90। 5 साल बाद में कुछ नहीं लगने वाला, सो डायरेक्टली एग्जिट लोड भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका नंबर बनेगा 1.4356। क्लास सी के लिए टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1.07, 2% का ये जाएगा, एंट्री लोड कुछ नहीं है, सो 1.07/5 एंड इसमें एग्जिट लोड कुछ लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज फर्स्ट ईयर में 2% का एग्जिट लोड लगने वाला है। यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसका नंबर बनेगा 1.4026। सो अगर 5 साल का हो तो सबसे ज्यादा आ रहा है क्लास बी का। सो कंक्लूजन आएगा मेरा क्लास बी इज रिकमेंडेड। ओके, सी इन्वेस्टमेंट होराइजन इज इक्वल टू 10 इयर्स। इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। सो 10 इयर्स के केस में टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 0.96 इंटू 1.08/10। टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1.075 1.075/10 एंड टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1.07/10। क्लियर? इसका नंबर बनेगा आपका 2.0726। सेकंड का नंबर बनेगा 2.0610 एंड थर्ड का नंबर बनेगा 1.9672। सो ध्यान में आ रहा है? क्लास ए इज रिकमेंडेड। भाई क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट देगा, क्योंकि भले ही पहले उसका एंट्री लोड लग रहा बट बाद में साहब उसको एनुअल फीस बहुत कम है। सो दैट्स वाई 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म में वो एनुअल फीस एक्सपेंस एंट्री लोड जो लग रहा है उसको भी नॉक ऑफ कर देगा। सो कंक्लूजन, नॉक ऑफ करके आगे बढ़ेगा, बेनिफिट देगा। सो कंक्लूजन क्या बन रहा है? क्लास ए इज रिकमेंडेड। चलो आई
थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ गया, आप लोगों का आंसर ये सब मैच हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो गाइज प्लीज़ चेक इट आउट एंड लिख के ले लो फटाफट से एंड समझ लो। अगर कुछ क्वेरीज रहेगा तो डेफिनेटली मुझे पूछ लेना। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है क्या? चलो, सो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म कर दिए इसके रिटर्न्स के। तो कैलकुलेशंस एंड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने काफी सारे कर लिए थे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक नया टॉपिक शुरू करना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला। ठीक है, सो उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में फटाफट से सब चीजें कवर करने वाले अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंप्लीटली अबाउट द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लान्स ऑफ वर्क कवर करेंगे एंड देन उसके बाद में उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो ऐसे 4-5 और लेक्चर्स आएंगे जिसमें पूरे की पूरे